बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्हम्द डायनामिक वर्ल्ड। बच्चों, हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के मुतालिक बात कर रहे थे और हमने उसमें बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर सैर हासिल बहस मुकम्मल कर ली है। अब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के चंद और रिएक्शंस की बात करेंगे। हम आज के रिएक्शंस की बात करते हैं जिनमें आज ऐसे रिएक्शंस की बात की जाएगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम अगर एल्डिहाइड या कीटोन्स के पास हो तो वो आसानी से रिएक्शन देते हैं और अगर ना हो तो फिर वो कोई और रिएक्शन देते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग रिएक्शंस में एल्डोल कंडेंसेशन शामिल है बच्चों, और दूसरा हालो फॉर्म रिएक्शन शामिल है, यानी ऐसे रिएक्शंस जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम जरूरी है। ये दोनों रिएक्शंस उस अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। जबकि मेरे अकब में जो आपको कैनिज़ारो रिएक्शन लिखा नजर आ रहा है, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन एटम का मिसिंग होना जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो फिर कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं होगा। बहरहाल एक एक करके टेकअप करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। कंडेंसेशन रिएक्शन है बेटा, यानी एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल कीटोन्स के दो मॉलिक्यूल या एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन आपस में कंडेंस होकर एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो एक ही वक्त में अल्कोहलिक ग्रुप भी पोजेस कर रहा होता है और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी पोजेस कर रहा होता है। इसलिए इसको मिलाकर हम एल्डोल कह देते हैं, यानी एक ऐसा कंपाउंड जो साइमल्टेनियसली एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, इसलिए हमने इसको नाम दिया एल्डोल कंडेंसेशन। वैसे लफ्ज एल्डोल सिर्फ एल्डिहाइड्स की कंडेंसेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब एल्डोल कंडेंसेशन का लफ्ज तकरीबन तमाम कार्बोनाइल कंपाउंड की कंडेंसेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड बड़ी आसानी से कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होने के बाद एल्डोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि फिलहाल हमारे पास एसिटाल्डिहाइड मौजूद है। वो एसिटाल्डिहाइड यानी एथेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। डाइल्यूट फॉर्म में ये इस्तेमाल किया जाएगा। रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होता है और ये बड़ी आसानी से ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं और ये हमारे पास कंपाउंड डेवलप हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखें 1 2 3 4 कार्बन हैं रिएक्टेंट साइड पर, 1 2 3 4 कार्बन हैं प्रोडक्ट साइड पर। 3 + 1 4 हाइड्रोजन, 3 + 1 4 हाइड्रोजन, टोटल 8 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 और 8। 2 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड पर भी 2 ऑक्सीजन, यानी दर हकीकत जो हाइड्रोक्साइड आयन वहां पर नजर आ रहा है आपको वो एक कैटलिस्ट है, जबकि दोनों एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो रहे हैं और एल्डोल में कन्वर्ट हो रहे हैं। और एल्डोल एक ऐसा कंपाउंड है जो एक ही वक्त में एल्डिहाइडिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों पोजेस करता हुआ नजर आएगा। इसको हम एल्डोल का नाम देंगे। अब बच्चों हमने देखना है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म इसमें यह होगा कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड टाइप कोई स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल किया, वो आयोनाइज होगा एक्वस मीडियम में और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इट इज गोइंग टू अटैक ऑन द अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसलिए आपको कहा गया था शुरू में कि अल्फा हाइड्रोजन एटम का होना इन रिएक्शंस के लिए बिल्कुल नेसेसरी है। तो ये देखें, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस अल्फा हाइड्रोजन एटम के ऊपर अटैक करता है और इसको यहां से डिसलॉज करता है, वाटर बनाता है। ये वाटर यहां पर आ गया, जबकि अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया अल्फा कार्बन पर टू गिव ए कार्बन आयन। इट इज नेम्ड एज कार्बन आयन बिकॉज ए कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एज कार्बन आयन। ये जो बेटा कार्बन आयन है ये अब एसिटाल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा और एसिटाल्डिहाइड के ऊपर अटैक करने के बाद हमें एक ऑक्साइड आयन प्रोवाइड करेगा। ये कार्बन आयन दर हकीकत एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पर चला जाता है। ये नेगेटिव चार्ज अब इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये नेगेटिव चार्ज अब ऊपर ऑक्सीजन पर चला जाएगा और हमारे पास यहाँ पर ये ऑक्साइड आयन डेवलप हो जाएगा। याद रहे कि कार्बन आयन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिया। और आखिर में ये जो ऑक्साइड आयन डेवलप हुआ ये हाइड्रोलाइज होगा। ये जो पहले स्टेप में वाटर डेवलप हुआ है ये वाटर अब इसको वापस हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन वापस करेगा जो पहले स्टेप में लिया गया था और हमारे पास ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल यानी एल्डोल डेवलप हो जाएगा। ये रिएक्शन
एसीटोन भी देता है, उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तमाम एल्डिहाइड और तमाम कीटोन्स ये रिएक्शन देंगे, सिर्फ एक ही शर्त है और वो है जनाब अल्फा हाइड्रोजन एटम का होना। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे पास एक ऐसा एल्डिहाइड है जो बिल्कुल प्योर स्टेट में मौजूद है, तो फिर हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट आएगा एल्डोल कंडेंसेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हमारे पास बिल्कुल प्योर कीटोन मौजूद है और उसके पास भी एक अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद है, तो फिर वो भी एक ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है, या दो डिफरेंट एल्डिहाइड हैं या दो डिफरेंट कीटोन्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं, तो फिर हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स आएंगे। 4 यानी अगर दो एल्डिहाइड्स मौजूद हैं या दो कीटोन्स मौजूद हैं या एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन मौजूद है, लेकिन इन सब के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद है, तो फिर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर 4 एल्डोल प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड मौजूद है, एक एल्डिहाइड मौजूद है जबकि एक कीटोन मौजूद है, लेकिन दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद है और दूसरे के पास नहीं है, तो फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सिर्फ 2 डेवलप होंगे, एक उसका ओरिजिनल और दूसरा दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। अब बेटा हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बेटा, ये जो हमारे पास एल्डोल डेवलप हो जाते हैं बेटा, इनको बड़ी आसानी के साथ डिहाइड्रेट किया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड्स लाइक HCl वगैरह के साथ बॉयल करने से बड़ी आसानी से डिहाइड्रेट हो जाते हैं। जैसे इसमें से ये जो हमारे पास एल्डोल बना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, और इसमें से हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया और हमारे पास नया कंपाउंड डेवलप हो गया। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है क्रोटन एल्डिहाइड, और ये जो क्रोटन एल्डिहाइड है बेटा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कहलाएगा, क्योंकि अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान आपको वाज़ेह तौर पर डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। यानी ये कीटोन्स भी इस तरह ही देंगे, लेकिन कीटोन से जो बनेगा उसका नाम क्रोटन एल्डिहाइड नहीं होगा, क्रोटन एल्डिहाइड इसका अपना नाम है। यानी एसेट एल्डिहाइड से जो एल्डोल बना और उससे जो आगे आप अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा एल्डिहाइड डेवलप कर रहे हैं, उसका नाम क्रोटन एल्डिहाइड, बाकियों का अपना अपना नाम होगा। अब आते हैं बेटा ऐसे रिएक्शंस जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी अगर कोई ऐसा एल्डिहाइड या कोई ऐसा कीटोन हमारे पास मौजूद है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर अगर उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो क्या होगा? कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देंगे। आई रिपीट, कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देंगे। कहने जरा रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड ने देना है। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम undergo self oxidation, self reduction reaction when treated with concentrated alkalis, or this reaction is also termed as disproportionation reaction। ये देखिए, फॉर्मल्डिहाइड यानी मेथनॉल हमारे पास मौजूद है, 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास सोडियम फॉर्मेट डेवलप होता है और साथ हमारे पास मेथनॉल डेवलप होता है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है और ये बेटा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि इस कार्बन के पास सिर्फ एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है यहाँ से सोडियम फॉर्मेट तक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है और यहाँ से मेथनॉल तक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। इसका मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही समझने वाला है। बेटा सबसे पहले स्टेप में हमारे पास जो गिवन अल्कली है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कोई और स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे पहले वो डिसोसिएट होता है और सोडियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाता है। इनमें से जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ये इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है, क्योंकि इस कार्बोनाइल कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पर चला जाता है और ये हमारे पास मोमेंटरीली ऑक्साइड आयन डेवलप हो गया। ये ऑक्साइड आयन अगले स्टेप में दोबारा रीअरेंज होता है और यहां पर बड़ी ही गैर मामूली बात होती है, ये जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्राइड आयन। ये जो यहां से रिलीज होगा, जिसको मैंने 3 टाइम अंडरलाइन किया है, ये हाइड्राइड आयन की शक्ल में यहां से रिलीज होगा और ये जो हाइड्राइड आयन नजर आ रहा है ये बेटा एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता हुआ फॉर्मल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। ये देखें, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना, यहां से हाइड्राइड आयन बाहर आया, ये हाइड्राइड आयन ने इस कार्बन पर अटैक किया, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया, इसलिए हमारे पास ये आ गया फॉर्मिक एसिड। ये
जो ऑक्साइड आयन था ये किस में कन्वर्ट हो गया, फॉर्मिक एसिड में, जबकि हमारे पास मेथॉक्साइड आयन डेवलप हो गया। यानी मेथॉक्साइड आयन एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का बेस है। अगले स्टेप में ये मेथॉक्साइड आयन बने हुए फॉर्मिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और खुद मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि उसको सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा और इस तरह ये कैनिज़ारो रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा। कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं है वो ये रिएक्शन शो कर सकता है। कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देंगे, उसकी रीजन बड़ी आसान सी है कि कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं होते, उनमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होती है तब वो ऑक्सीडाइज होते हैं, और उस सूरत में जब उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद हो तब वो ऑक्सीडाइज होते हैं। यहां पर तो हमने शर्त लगाई है अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद ना हो। यानी दो बातें हैं कीटोन्स को इस रिएक्शन को रोकने के लिए। नंबर 1, इन कंडीशंस पर कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं होते। नंबर 2, ये रिएक्शन उस वक्त होगा जब अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, जबकि कीटोन्स तो ऑक्सीडाइज उस वक्त होते हैं जब उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कैनिज़ारो रिएक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है कीटोन्स के साथ। ओके जी, अब हम हालोफॉर्म रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। हालोफॉर्म रिएक्शन दर हकीकत एसिटाइल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। ये सबसे नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, एसिटाइल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। एसिटाइल ग्रुप आपको नजर आ रहा है CH3C डबल बॉन्ड O डैश की शक्ल में। वो कहता है ओनली एसिटाल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड्स की तो बड़ी लंबी चौड़ी तादाद है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एल्डिहाइड्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक एल्डिहाइड ऐसा है जो ये रिएक्शन देगा और उसका नाम है एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल, क्योंकि उसी के पास CH3 ग्रुप मुकम्मल मौजूद है। यानी ये देखें, ये एसिटाइल ग्रुप मौजूद है, यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। तो सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही ऐसा है जिसमें यहां पर CH3 मुकम्मल मौजूद है, बाकियों के पास नहीं। तो ये ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन के साथ या आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली जब हीट किया जाता है, इनको बकायदा बॉयल किया जाता है, फिर ये हमारे पास CHX3 बनाते हैं, यानी हॉलो फॉर्म बनाते हैं, और साथ सोडियम हैलाइड बनता है, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट या सोडियम कार्बोक्साइलेट अगर कहा जाए तो बेहतर रहेगा। यानी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेवलप होता है और वाटर तो बनता ही है। मैकेनिज्म इसका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये समझ लें कि जो कार्बोनाइल कार्बन है और ये जो मेथल ग्रुप है, इसके दरमियान का जो बॉन्ड है, ये एक एक आयोडीन के ऐड होने से इतना ज्यादा पोलराइज हो जाता है कि अल्टीमेटली ये यहां से ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद दर हकीकत ये जो CH3 आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी, ये जो आपको बेटा CH3 नजर आ रहा है, यही दर हकीकत किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, ये आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ब्रोमीन होगी तो ब्रोमो फॉर्म में, क्लोरीन होगी तो क्लोरो फॉर्म में। आप आमतौर पर कह सकते हैं कि हॉलो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आयोडीन है तो येलो प्रेस्पेड बनेंगे आयोडो फॉर्म के। जो बाकी पोर्शन है वो अपने सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एसीटोन की बात हो रही है तो बाकी 2 कार्बन बचे, इसलिए सोडियम एसिटेट बन रहा है। सोडियम आयोडाइड और वाटर वहां पर बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनेंगे। इस रिएक्शन के 2 एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, ये रिएक्शन मिथाइल कीटोन्स एंड नॉन मिथाइल कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जैसे मैंने टॉपिक के बिल्कुल शुरू में कहा कि एसिटाइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, इट इज आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम द कीटोन्स विद 1 कार्बन एटम लेसर देन द पेरेंट कीटोन। आप ये देख सकते हैं कि इस पेरेंट कीटोन में 3 कार्बन है, सोडियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन है, और इस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस से गुजारा जाए तो बड़े आराम से मुतलका कार्बोक्सिलिक एसिड डेवलप हो जाता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 3 लेक्चर्स को सैर हासिल तरीके से डिस्कस किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।